हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि 1000 में से 100 से भी ज़्यादा बच्चे इंडिपेंडेंस के समय मर रहे थे। और अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश टाइम की तो हमारा ट्रेड सरप्लस था, व्यापार करके हमें मुनाफ़ा हो रहा था, पर फिर भी भारत गरीब या पिछड़ा हुआ क्यों था? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे 2 टॉपिक हैं आज के, फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड और दूसरा है डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो कंप्लीट डिस्कशन करने वाले आपकी अपनी स्टोरी एग्जांपल वाली क्लास में। पर उससे पहले चेक योर प्रोग्रेस। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या था, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट किसका कर रहे हैं? रॉ सिल्क, कॉटन, इंडिगो, शुगर, जूट एक्सेट्रा, इसका हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग इंपोर्ट किसका कर रहे हैं? कॉटन, लाइट मशीनरी। ठीक है, अब समझना कि डिफरेंस क्या है। देखो, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो इंपोर्ट हो रहा है ये फिनिश गुड्स हो रहा है। और यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है लाइट मशीनरी का, तो ये क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। अब ब्रिटिशर क्या करते, ये जितना भी रॉ मटेरियल है ये इंडिया से ही जो टैक्स से पैसा आता था उसी से ये खरीदते थे, मतलब एक तरीके से उन्हें फ्री में पड़ गया। और उसको ब्रिटेन में ले जाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे और इंडिया में लाकर ही बेच देते थे। तो आपको पता है कि जो फिनिश गुड्स है वो थोड़ा सा महंगा होगा। अब एक बात और बताता हूं आपको। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया जो है इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गया और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। दूसरी बात कि मोनोपोली कंट्रोल था। क्या था? मोनोपोली कंट्रोल था इस पर कि 50% से ज्यादा का ट्रेड जो है वो ब्रिटेन के साथ होता था। और जो रेस्ट जो हमारा ट्रेड हो रहा है वो चाइना, एक सिलोन नाम आएगा, तो सिलोन मतलब श्रीलंका, और पर्शिया मतलब ईरान। रेस्ट ट्रेड किसके साथ होता है? इसके साथ। तो मोनोपोली कंट्रोल किसका हो गया था? ब्रिटेन का हो गया था हमारे ट्रेड के ऊपर। और ये जो ट्रेड हो रहा है, हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा क्या है, जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो गया इंपोर्ट से। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो उसे हम लोग सरप्लस ट्रेड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बट एक्चुअल में हो तो रहा है, पर फिर भी हम गरीब या बैकवर्ड क्यों थे कि उस प्रॉफिट का इस्तेमाल भारत में ना होके ब्रिटेन वाले जो हैं, ठीक है, अंग्रेज जो हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, वॉर लड़ने में, उन सब पर खर्च कर रहे थे। तो एक कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का। ठीक है, तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिला और हम बैकवर्ड ही बने रहे। ठीक है, तो होप सो इतनी बातें समझ आ गई होंगी। एक छोटा सा इसमें और कंसेप्ट जान लेते हैं, और वो है स्वेज कैनाल वाला। देखो, स्वेज कैनाल के बन जाने से क्या हुआ कि यूरोप और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। कैसे? पहले जो ट्रेड होता था वो ऐसे होता था
पूरे अफ्रीका के नीचे से जाकर। अब यहाँ पर स्वेज कैनाल बन गया, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये मेडिटेरियन सी है, ये वाला पार्ट क्या है, मेडिटेरियन सी है, और ये रेड सी है, ठीक है। और यहाँ पर पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद ध्यान रखना। तो स्वेज कैनाल यहाँ पर बना। अब यहां से जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ भारत पहुंचना क्या हो गया, आसान हो गया। तो 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया इसके बनने से, ठीक है। तो होप सो कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये ध्यान रखना आप लोग, स्वेज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इस्थमस क्या होता है कि जो दो लैंड बाउंड्री को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, लैंड बाउंड्री को कनेक्ट करता है, उसको इस्थमस बोलते हैं। ऑफ स्वेज इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इजिप्ट। तो देखो क्या इधर इजिप्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या बना, स्वेज कैनाल बना। इट कनेक्ट्स पोर्ट सईद। अब ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में बन सकता है कि जो स्वेज कैनाल है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, तो पोर्ट सईद हो गया, मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ स्वेज एंड आर्म ऑफ रेड सी, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्ट सैयद हो गया, रेड सी हो गया, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। तो इससे काफी हेल्प मिली किसको, यूरोपियंस को, क्या करने में, ट्रेड करने में। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू द इंडियाज फॉरेन ट्रेड एज इंडिया प्राइमरीली बिकेम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, इंडिगो, शुगर, जूट एक्सेट्रा। इंपोर्ट किस चीज का कर रहे हैं, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, और कैपिटल गुड्स किसका कर रहे हैं, लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोनोपोली की बात करें, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया का 50% जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ था, और रेस्ट किसके साथ था, चाइना, सिलोन मतलब श्रीलंका, पर्शिया मतलब ईरान। तो ईरान, आपको पता है ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, तो ईरान हमारा इंडस वैली के टाइम से ही ट्रेड पार्टनर रहा है, ठीक है। इतना पुराना रिलेशन है इंडिया का किसके साथ, ईरान के साथ। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर। Despite the export exceeds our import, there was mass export of primary goods, which is the sign of economic backwardness. Trade surplus used for administrative and war expenses of Britishers and not for growth and development of the country. मैंने इसके बारे में बताया था कि ट्रेड सरप्लस तो हो रहा है, बट उस पैसे का जो खर्च है वो कहाँ किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे किया जा रहा है, वॉर लड़ने वगैरह में किया जा रहा है, तो उससे इंडिया का बेनिफिट नहीं हो रहा है, इंडिया क्या हो रहा है, बैकवर्ड ही हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है कि हम इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब की बात कर रहे हैं। तो समझते हैं इसको। देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सेंसस की, तो फर्स्ट सेंसस कब कलेक्ट हुआ था, 1872 में, बट ये सिस्टमैटिकली नहीं था। क्या नहीं था, ये सिस्टमैटिकली नहीं था। अगर फर्स्ट सिस्टमैटिकली की बात करें तो ये 1881 में हुआ, ठीक है। और 1881 के बाद से क्या है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट होता है, ठीक है, और अभी तक हो रहा है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई बने हुए थे, दोनों ही क्या बने हुए थे, हाई बने हुए थे, ठीक है। अगर मैं पब्लिक सर्विसेज की बात करूं, ठीक है, या तो ये अवेलेबल नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे, या अवेलेबल थे भी तो वो इनएडिक्वेट थे, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखेंगे तो एयरबॉर्न डिसीजेस, एयरबॉर्न डिसीजेस हो गए, इस तरीके की बीमारियां वगैरह भी थी। तो उससे जो सोशल कंडीशंस हैं, या हम लोग बात करें डेथ रेट और बर्थ रेट की,
ये दोनों ही हाई बने हुए थे। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। वहीं अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, ठीक है, तो उस समय जो लिटरेसी रेट थी लगभग 16% के आसपास थी, जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट 7% के आसपास थी या 7% से कम ही थी। वहीं अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करूं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि जो बच्चे मान लो आज जन्म ले रहे हैं, क्या है, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, ठीक है, 1 साल का होते होते कितनों की डेथ हो रही है। ठीक है, कि मतलब आज जन्म लिया और 1 साल का होते होते कितनों की डेथ हो जा रही है, तो पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये भी हाई बना हुआ था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, 218 था। मतलब 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया है तो उसमें से 218 बच्चों की डेथ हो रही थी इंडिपेंडेंस के टाइम। तो आप देख रहे हो कि ब्रिटिशर टाइम में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। फोर पैरामीटर डेट आर स्टडीज हियर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई थे, मैंने कंडीशन बता दी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है मैंने आप लोगों को वो बता दिया। ठीक है, अबाउट 218 पर 1000, और अभी की बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की तो 28 कर लेना आप। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो ये वाला तो 32 ईयर्स था, कितना था, 32 ईयर्स। ठीक है, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाता है, 69 ईयर्स हो जाता है, बढ़कर कितना हो गया, 69। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितने साल जी रहा है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम 32 ईयर्स था, अब प्रेजेंट में कितना हो गया, वो 69 ईयर्स हो गया। ठीक है, लिटरेसी रेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 16%, अगर फीमेल की बात करें तो वो लगभग 7% या 7% से कम ही था। तो इससे ये शो हो रहा है कि देखो बंदों की डेथ जल्दी हो रही है, ज्यादा यंग पॉपुलेशन नहीं हो पा रही है, तो इससे क्या होगा कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारी कम होगी। तो मींस द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, वो इम्पैक्ट होगा ही होगा। यहां पर मैंने कॉस्ट सेंसस वाली बात लिख दी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को और बता रहा, ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझते हैं कि 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहते हैं। ठीक है, 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहते हैं। देखिए 1881 में सेंसस आया, फिर उसके बाद आया 1911 में, फिर उसके बाद 921 में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि 1881 में फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस आया, यहां से लेकर पॉपुलेशन क्या हुआ, राइज हुआ। ये ग्राफ मानकर चलना, पॉपुलेशन क्या हुआ, राइज हुआ। 1911 आ गया, इसके बाद जब यहां पर पॉपुलेशन सेंसस आया तो इसमें पॉपुलेशन सेंसस क्या हुआ, फॉल हुआ। ठीक है, फॉल होने का मतलब ये था कि यहां पर हमारी पॉपुलेशन नेगेटिव हो गई। नेगेटिव का मतलब आप कैसे समझोगे कि जैसे मान लो कि पहले पॉपुलेशन 100 थी, अब 99 हो गई, तो मतलब एक क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर नेगेटिव हुआ, ठीक है, मतलब फॉल हुआ। और ऐसा पहली बार था कि पॉपुलेशन बढ़ा नहीं, पॉपुलेशन कम हुआ। और इसके बाद आज तक हमारा पॉपुलेशन फॉल नहीं हुआ है, राइज ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय बीमारियां वगैरह आ गई थी। अब अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो एक वीडियो और आएगी, ठीक है, और वहां पर इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।